दोस्तों, ये दौर था गुलामी का। हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था। लोग सड़कों पर उतर रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। क्या वाकई ये अंग्रेजों का कहर था या कोई और वजह है? दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले समय था 1907 का, तारीख 28 सितंबर। इसी दौर में एक ऐसी ही घटना का आगाज होता है। लाहौर की सरजमी पर एक किलकारी का गुंजन सुनाई देता है। असल में यह आवाज सिख परिवार से थी और माता विद्यावती व किशन सिंह के घर पर एक बालक का जन्म होता है। जब दादी अपने पौत्र का मुख देखती है, उसी समय एक खबर ने पूरे परिवार को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इस अजीब सी लहर की वजह थी उनके परिवार के 3 सदस्य, सरदार अजीत सिंह, कृष्णा सिंह और स्वर्ण सिंह, जो लंबे समय से अंग्रेजों की कैद में थे और आज ही के दिन उन्हें रिहाई मिली थी। तभी दादी ने कहा, इस बालक के कदम पड़ते ही ये उजाड़ घर आज फिर से चमन हो गया है। ये बालक तो भाग्यवान है और इस तरह ये भाग्यवान बालक भगत सिंह कहलाया। यह जो शर्ट आप देख रहे हैं, यह भगत सिंह का है, जो फांसी से पहले पहना हुआ था। इस तस्वीर को उपलब्ध करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दस्तावेज रूपी तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। भगत सिंह का जन्म लाहौर की सरजमी पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। मगर उस दौर में पाकिस्तान नहीं था तो बस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर इन गौरों ने आकर हमारी धरती को बांट दिया था। बेटे भगत सिंह में पढ़ाई की ललक देखकर उनके पिताजी ने गांव के ही विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया था। इनका परिवार क्रांतिकारी विचारों वाला था। इन्हीं की तरह अब भगत सिंह भी आजाद भारत के सपने देखने लगे थे। एक समय की बात है जब भगत सिंह के पिताजी खेत में ही आम की गुठलियां बो रहे थे। तब साथ खड़े भगत सिंह ने पूछा, पिताजी आप गुठलियां क्यों बो रहे हो? पिताजी ने कहा, गुठली बोऊंगा तभी तो आम के पेड़ लगेंगे। इसके प्रत्युत्तर में भगत सिंह का जवाब था, पिताजी मैं तो बंदूक बोऊंगा तभी तो बंदूक वाला पेड़ होगा और इन्हीं बंदूकों से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ेंगे। इस तरह पूत के पांव तो पालने में ही नजर आने लगे थे। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। अमूमन बच्चे अपने स्कूली जीवन में सिलेबस तक नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन भगत सिंह ने अपने स्कूली जीवन में ही 50-60 किताबें पढ़ डाली थी, जो सिलेबस से बाहर देशभक्ति की थी। मगर 1913 की एक घटना ने भगत सिंह को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। असल में यह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अंग्रेज जनरल डायर ने हजारों निर्दोषों को एक बाग में घेर कर उन्हें गोलियों से भून डाला था। इसी घटना ने भगत सिंह के बाल मन को गहरा आघात दे दिया था। इस घटना को लेकर भगत सिंह कई रातों तक सो नहीं पाए थे। इसी दौर में गांधी जी की लहर चल रही थी। तभी भगत सिंह 13 साल के थे। यह समय था 1920 का। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था ताकि अंग्रेजों की हर उस चीज को नकारा जाए जो भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रही थी। देखते ही देखते गांधी जी के साथ सारा देश खड़ा हो गया था और अब लगने लगा था कि बहुत जल्द भारत आजाद होने वाला है। भगत सिंह जो 13 साल का बालक था, वो भी अपनी भूमिका निभा रहा था। मगर 1922 की एक घटना ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। असल में घटना थी 5 फरवरी 1922 की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक गांव था चोराचोरी। चोराचोरी गांव में अंग्रेजी शराब व कपड़े बिक रहे थे। तभी अचानक आंदोलनकारी आ धमके। मामला बढ़ता देखकर स्थानीय जमींदार गुप्तेश्वर सिंह ने पास ही बनी अंग्रेजी चौकी को इत्तला कर दी थी। इस तरह थानेदार ने आकर भीड़ में से 2 लोगों को गोली मार दी थी। मगर अब आंदोलनकारी पीछे हटने वाले कहाँ थे? इस आग बबूला भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। आखिर में
गोरे लोगों ने चौकी में छिपकर राहत की सांस ली, मगर बाहर तो घुटन ही घुटन थी। इस तरह आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को ही आग के हवाले कर दिया था और करीब 22 गोरे पुलिस जिंदा ही जलकर राख हो गए थे। गांधी जी इस घटना से बेहद आहत हुए और तुरंत ही इस आंदोलन को वापस ले लिया था, मगर भगत सिंह व उनकी टीम को यह कतई मंजूर नहीं था। मगर दूसरी ओर परिवार वाले भगत सिंह पर विवाह का दबाव बना रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने भी तय कर लिया था कि गुलाम भारत में उनकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह भगत सिंह ने घर से भागकर चंद्रशेखर आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया था, जो उसमें क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रही थी। भगत सिंह की दिनचर्या भी अजीब थी। दिन भर अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे लिखते और मौका पाकर उन पर्चों को जनता में बांट दिया करते थे। कई बार उन्हें ऐसा करते हुए अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें देखा था, मगर आंखों से ओझल होने में वे बड़े ही माहिर थे। इधर 1928 का दौर था और साइमन कमीशन भारत दौरे पर था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय साइमन का विरोध कर रहे थे। इस वक्त भगत सिंह की आयु थी 21 वर्ष और ये भी विरोध में शामिल थे। विरोध को बढ़ता देखकर अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। लाला जी सबसे आगे थे और उन्हीं पर एक के बाद एक लाठियों का पहाड़ सा टूट गया था। इन लाठियों के जख्म से ही आखिरकार लाला जी संसार से विदा हो गए थे। इस कायराना हरकत की वजह से भगत सिंह बेहद दुखी हुए और आनन फानन में ही टीम को तैयार कर लिया। अब बदला लेने की बारी थी। इस लाठीचार्ज का जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट। स्कॉट को मारना ही अब मकसद बन गया था, मगर आखिरी समय में थोड़ी चूक की वजह से स्कॉट की जगह पुलिस अफसर सैंडर्स मारा गया था। उस पर पहली गोली राजगुरु ने दागी और फिर भगत सिंह ने भी आकर 3 और गोलियों से उनका काम तमाम कर दिया था। लाहौर में इतनी बड़ी घटना घटने से अंग्रेज सरकार हरकत में आ गई थी। इस तरह अब चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों की खोज हो रही थी। अब भगत सिंह को भी ठिकाना बदलना था। अंग्रेजों की बड़ी फौज उन्हें ढूंढने में लगी थी। इस तरह भगत सिंह ने अपने दोस्त की पत्नी दुर्गा भाभी को पत्नी का रोल निभाने के लिए राजी कर लिया था। भगत सिंह सिखों की परंपरा को पहली बार तोड़ रहे थे। उन्होंने अपने दाढ़ी बाल कटवाकर अंग्रेजों का हुलिया धारण कर लिया था। इधर दुर्गा भाभी को भी अंग्रेजी मैम बना दिया था। इस तरह भगत सिंह लाहौर रेलवे स्टेशन से अंग्रेज बनकर उन्हीं की आंखों से ओझल हो गए थे। इस दौर में मजदूरों के हालात बड़े ही नाजुक थे और भगत सिंह ने मजदूरों को सपोर्ट किया था। इसी वक्त अंग्रेज सरकार इन्हीं मजदूरों के विरोध में दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में अध्यादेश ला रही थी। तभी भगत सिंह ने अपने बंगाली साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली हॉल में कम तीव्रता वाले बम फोड़ने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक दोनों ही हॉल में प्रवेश करते हैं और खाली जगह देखकर बम का धमाका किया। साथ ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनका एक ही कथन था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। उन्होंने अपने आप को बचाने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। इस समय अब 21 साल का यह लड़का देश के लिए शहीद होने जा रहा था। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेजों के लिए मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक मेरी मौत होगी। मेरे सिद्धांत लाखों भारतीयों की जुबान पर चढ़ेगा और वे भी मेरी लड़ाई में राष्ट्र के भागीदार बनेंगे। अब भगत सिंह ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। खुद ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और फांसी की राह देखने लगे। यह वही पेन है जिसके द्वारा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। ये जो आप जूते देख रहे हो भगत सिंह के हैं, जो जेल के दौरान जमा कर लिए थे। यह तस्वीर इंटरनेट पर आज भी मौजूद है। इस तरह कोर्ट की कार्यवाही ने भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई और ये फांसी की तारीख थी 24 मार्च 1931।
जैसे जैसे ही फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, मगर इनके चेहरों पर उदासी के भाव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फांसी के अंतिम दिनों में भगत सिंह ने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया था। हर वक्त किताबों में ही डूबे रहते थे। जेल वार्डन के द्वारा नई किताब लाने से पहले ही भगत सिंह पुरानी किताबों को पढ़ लिया करते थे। जेल के अंतिम दिनों में भगत सिंह की मां भी मिलने आती है, मगर भगत सिंह ने मां को फांसी वाले दिन नहीं आने को कहा था। मां तो उस दिन रो देगी और लोग कहेंगे, देखो भगत सिंह की मां रो रही है। भगत सिंह चाहते थे कि फांसी के बाद उनका मृत शरीर भाई कुलबीर को सौंपा जाए, मगर अंग्रेज इस आखिरी ख्वाहिश को भी निभा नहीं पाए थे। इधर फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, दूसरी ओर पूरा देश अंदर ही अंदर रो रहा था। गांधी और नेहरू भी इसी दौर में थे, मगर फांसी को वे भी टाल नहीं पाए थे। 24 मार्च 1931 की सुबह भगत सिंह को फांसी देनी थी, मगर अंग्रेज सरकार भीड़ के हुजूम से कांप रही थी। तभी अचानक मौत से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे फांसी का ऐलान किया। अचानक जेल का माहौल गमगीन हो गया था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और वो बुलावे की घड़ी भी आ गई थी। मगर लेनिन की जीवनी के कुछ पन्ने अभी भी बाकी थे और फिर उन्हें पूरा करके ही कोठरी से बाहर निकले थे। इस तरह सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने इंकलाब जिंदाबाद नारों के साथ हंसते हंसते फंदे को गले लगा लिया था। वास्तव में भगत सिंह एक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक भाव है जो रक्त बनकर हर भारतीय की धमनियों में बहता है। जय हिंद, जय भारत।